once again a great greetings to you all students. I am here to discuss again class 11 chapter 2, that is biological classification. Biological classification discuss about each and every organism which is present on the earth from very far up to now and maybe in the future, right? We are going to place them in a proper category, in a proper rank of classification, that is proper taxa. In previous chapter, that is in the living world, we have discussed every defining features and every characterizations of organisms present on the earth, but in this chapter we are going to place them in a proper category, right? This chapter, as named biological classification, itself represent the categorization of organisms into different groups. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट्स जा रहे हैं किसके बारे में पढ़ने? तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे किसी भी फॉर्म में, उन सबको एक प्रॉपर कैटेगरी में क्लासीफाई करने हम लोग जा रहे हैं. ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें बेसिकली ध्यान देना है एनसीईआरटी बुक पर कि वो बुक हमें किस तरह से समझाना चाहता है और किस तरह से बुक ने किस तरह से अपने चैप्टर्स में कंसाइज वे में सारी बातें बताई हैं जो आपके लेवल में जानना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक इन माय व्यू, राइट? तो यहाँ पे कहा गया है कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जब से जीवन की शुरुआत हुई, जब से संस्कृति की शुरुआत हुई, जब से एजुकेशन की शुरुआत हुई और जब से लोगों में जागरूकता आई, तब से लोग चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू कर चुके हैं. तो उसी में क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासीफाई करना ज़रूरी हो गया था. इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज़, राइट? तो ये इसलिए नहीं कि उस समय पढ़ाई हो रही थी या कुछ भी, ठीक है, ये इसलिए किया जा रहा था ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकें अपने बेनिफिट के लिए. एरिस्टोटल, राइट, दिस scientist Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. एरिस्टोटल जो थे उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस को यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना शुरू किया था. ये कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले. ये 2000 साल 2000 ईयर्स अगो की ये बात है कि उस वक्त एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था. किस बेसिस पे? तो उन्होंने, हम जैसे अभी आपको अगर कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया जाए या फिर बोला जाए कि आप क्लासीफाई कीजिए दुनिया के जीवों को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति सबसे पहले जीवों को पौधे और एनिमल में क्लासीफाई करेगा, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स में. ठीक उसी तरह से एरिस्टोटल ने आज से 2000 साल पहले सबसे पहले जीवों को पेड़ पौधों में और जानवर में क्लासीफाई किया, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल. तो इसको हम दो किंगडम कह सकते हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया. ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले 2000 साल पहले ऑर्गेनिजम्स को 2 फॉर्म्स में क्लासीफाई किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉर्म में. ठीक है, यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई. अगेन उन्होंने क्या किया कि प्लांट और एनिमल में तो क्लासीफाई किया ही, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब एक्सटर्नल अपियरिंग कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं स्टूडेंट्स उस चीज़ को जो हम सीधे देख सकें, देखने से पता चल जाए कि ये क्या है, ये क्या है. जैसे आपको अगर लीव्स दे दिया जाए, मैंगो लीफ दे दिया जाए और पीपल लीफ दे दिया जाए, यू कैन easily differentiate between these 2 leaves कि ये पीपल का पत्ता और ये आम का पत्ता है या कुछ भी. ठीक है, तो जो चीज़ें हम देख के कैरेक्टराइज कर सकते हैं वो कहलाता है
मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इन्होंने भी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे सबसे पहले प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो वो कौन से पार्ट्स थे? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। हर्ब्स जो काफ़ी छोटे, बिल्कुल ज़मीन को छूते हुए जो पौधे होते हैं उनको हर्ब्स कहा जाता है। उससे थोड़े बड़े जो बुशेस होते हैं उन्हें श्रब्स कहा जाता है, और जो बड़े लार्ज ट्रीज होते हैं उन्हें ट्रीज कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने 3 पार्ट्स में प्लांट्स को डिफाइन किया कि ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, जो हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, और वो 2 ग्रुप्स क्या था? तो इनका जो 2 ग्रुप था वो ब्लड के बेसिस पे था, ठीक है। एनिमल्स को जो इन्होंने क्लासीफाई किया वो उसके ब्लड के बेसिस पे क्लासीफाई किया कि विथ ब्लड, तो उसको कहा इनहेमा, ठीक है, इनहेमा। एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड को अनहेमा, इनहेमा एंड अनहेमा, ठीक है, इनहेमा। ठीक है, प्लांट्स को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा, इनहेमा एंड अनहेमा, ठीक है, इनहेमा एंड अनहेमा। इनहेमा क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लड है, और अनहेमा क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लड नहीं है। मतलब ब्लड नहीं है का मतलब वो नहीं है, ब्लड है का मतलब हुआ कि रेड ब्लडेड है, और जिनमें ब्लड नहीं है मतलब उनमें रेड ब्लड पिगमेंट्स नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो रेड ब्लडेड हो गया इनहेमा, ने देखा कि एरिस्टोटल ने 2 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, प्लांट एंड एनिमल। एक्चुअली इन्होंने किंगडम वर्ड नहीं दिया था, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया प्लांट्स एंड एनिमल्स में। देन आफ्टर ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 3 form, herbs, shrubs and trees on the basis of morphological features, and then he classified animals into 2 parts, that is inhema and anhema. With red blood is inhema and without red blood pigment is anhema, right? Next one is Carolus Linnaeus in 1758. The actual classification system starts from Carolus Linnaeus, right? I have just given you knowledge about Aristotle because he is father of biology, and his each statement has a value in biology, right? That's why we have classified, we have actually learned the classification system given by Aristotle. But actual classification system, that is 2 kingdom classification system, started from 1758, that is given by Carolus Linnaeus, you know. I know. Next, in Linnaeus time, 2 kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and all animals respectively. तो Carolus Linnaeus ने क्या दिया? इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, ठीक है। इन्होंने क्लासीफाई किया प्लांटी एंड एनिमालिया किंगडम को। तो हम कह सकते हैं कि 2 किंगडम सिस्टम जो है, 2 किंगडम सिस्टम जो है वो प्लांटी एंड एनिमैलिया का है, ठीक है। एनिमैलिया ये किसने दिया? 2 किंगडम। तो इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था 1758 में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को जस्ट लाइक एरिस्टोटल, प्लांट्स जो थे उनको प्लांट किंगडम में एंड एनिमल्स जो थे उनको किंगडम एनिमालिया में प्लेस किया। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली, अभी तक इनका यूज होता था।
This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. अभी तक कहीं भी यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट की कोई बात नहीं थी। माइक्रोब्स के बारे में अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा था, ठीक है। सिर्फ जो दिखता था उन्हीं को क्लासिफाई किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है ना ही यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ना ही फोटोसिंथेटिक ना ही नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि अभी तक कोई बातें यहाँ पे नहीं थी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन and was easy to understand. In spite, a large number of organisms did not fall into either category. तो ये easy हो गया क्लासीफाई करना, प्लांट्स को प्लांट में, एनिमल्स को एनिमल में। बट कुछ ऑर्गेनिज्म जो इन दोनों के बीच में थे उनका कोई स्थान नहीं मिल रहा था, यानी कि कुछ जिनके बारे में पता चल रहा था कि माइक्रोब्स भी होते हैं जो इन दोनों से थोड़े अलग होते हैं, उनको कहीं पे प्लेस करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो ये तो फिर जाके अगेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंज आया, तो अब क्या आया होगा? यस, 3 किंगडम सिस्टम गिवन बाय हैकल। हैकल ने, यहाँ पे मैंने लिखा हैकल ने 1860 में 3 किंगडम सिस्टम को कन्वर्ट किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 3 किंगडम, जिसमें इन्होंने बीच में एक और किंगडम को डाला जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम को इन्होंने बीच में इंक्लूड किया। इस किंगडम में इन दोनों किंगडम से, इससे भी और इससे भी, जो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मिले उनको प्लेस किया गया, यूनिसेल्यूलर, ठीक है। और एंड साथ ही साथ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक स्टूडेंट, एक बात आप बेसिक जान लीजिए, साइंस में बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिनको आप जब सुने तभी उनके बारे में हाफ एन आवर डाल के नॉलेज गेन कर लीजिए, कहीं से भी, आइदर फ्रॉम गूगल और आइदर फ्रॉम योर बुक। बट आपके पास साइंस पढ़ने के लिए एक प्रॉपर बेस होना चाहिए, ठीक है। ये सब बातें जो अभी हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आप इन सब के भी टच में क्लास 9th में आ चुके होंगे। बट क्लास 9th में बच्चे इतने सीरियस नहीं होते कि हाँ उन्हें क्या करना है या फ्यूचर में क्या सब्जेक्ट लेना है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप क्लास 11th में आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल हंसी मजाक का टाइम नहीं रहता। ये टाइम, ये आवर, ये आपके करियर का पीक आवर होता है जब आप खुद को बना सकते हैं, खुद के बारे में सोच सकते हैं कि यस आई विल बी अ डॉक्टर, यस आई विल बी अ इंजीनियर, यस आई विल बी एन आर्किटेक्ट, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपका यहीं से शुरुआत होता है। तो यहाँ 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में आपको जो भी बातें बताई जाती हैं, आप उन हर एक एक पॉइंट को नोट कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए, ग्रास्प कीजिए। अपने ज़िंदगी के साथ मजाक मत कीजिए। पढ़ाई और हंसी एक साथ नहीं हो सकता स्टूडेंट, ये 2 चीज़ें हैं। हंसना अलग चीज़ है और पढ़ना अलग चीज़ है। अगर आप दोनों को मिक्स करिएगा तो आप कुछ नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो हंसने के लिए अलग टाइम रखिए और पढ़ने के लिए अलग टाइम रखिए। सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि हमारा ब्रेन उसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को सीरियसली समझते हैं तो उस वक्त हमें बिल्कुल कॉन्शियसनेस के साथ समझना पड़ता है, और हंसी मजाक तो हमेशा होता रहता है। तो पढ़ाई को हंसी के साथ मत जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 किंगडम सिस्टम जो है वो क्या है? प्लांटी, एनिमालिया एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्लांटी और एनिमालिया से ही लिए गए थे, जो यूनिसेल्यूलर होते थे और यूकैरियोटिक होते थे। यूकैरियोटिक, ठीक है। तो 2 टर्म आता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। जिस ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस अभी प्रिमिटिव है, यानी कि कच्चा है, कंप्लीट नहीं है, यानी कि सिंपल अगर साइंस के लैंग्वेज में आप देखेंगे
तो साइंस कहता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होंगे, यानी फ्रीली फ्लोट करते हो साइटोप्लाज्म में, उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस बिल्कुल वेल बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अच्छे से बाउंडेड होता है, तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स समझ गए। जितना भी किंगडम है मोनेरा को छोड़कर, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमालिया, दे ऑल हैव every organism with eukaryotic cell constitution, but in monerans there is prokaryotes। ठीक है, तो ये हम लोग आगे समझेंगे। तो यूकैरियोट्स मतलब ट्रू न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये आ गया यूनिसेल्युलर। यूकैरियोटिक जो भी होगा वो सभी प्रोटिस्टा में आ जाएगा, एज फॉर एग्जाम्पल डायनोफ्लाजलेट्स या डायटम्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 किंगडम सिस्टम हमने देख लिया, ये सिस्टम हैकल ने दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 4 किंगडम सिस्टम की तरफ, जो कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, 4 किंगडम सिस्टम में उन्होंने क्या किया। अब अगर हम 4 किंगडम सिस्टम देखते हैं स्टूडेंट, तो 4 किंगडम सिस्टम में प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमालिया तो थे ही, अब एक और ग्रुप यहाँ पे जुड़ने वाला है जिसका नाम है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। मोनेरा कैसा होगा, तो ये प्रोकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक, बट इसके जो सेल होंगे वो यूनिसेल्युलर होंगे। तो इस ग्रुप में, मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे स्टूडेंट्स, वो सभी मोस्टली बैक्टीरिया, आके बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा ग्रुप के मेंबर्स आएंगे, जो सभी प्रोकैरियोटिक होंगे। That is, their nuclear material is not well bounded inside nuclear membrane. They lack nuclear membrane in actual scene, right? Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand. In spite a large number of organisms does not fall into either category. Hence, the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो 2 kingdom system fail हो गया जब microbes scene में आ गए। तो a need was also felt for including, besides gross morphology, other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationships, etc. तो यानी कि हमने देखा कि जब क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ और कैरेक्टर्स जुड़ गए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, है ना, जिनका न्यूक्लियस वेल बाउंडेड है और जिनका न्यूक्लियस वेल बाउंडेड नहीं है, फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। नेचर ऑफ वॉल, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है जैसे कि प्लांट्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है जैसे कि एनिमल्स, उस बेसिस पे। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं दैट इज ऑटोट्रॉपिक, एंड few organisms which are not able to prepare their own food from inorganic raw materials, but they gain food from the food already prepared by other organisms like phototrophs, that is they are called heterotrophs। तो वो एनिमल किंगडम के मेंबर्स हो जाएंगे वहां पे। नेक्स्ट है हैबिटेट, दैट इज few organisms are completely aquatic, few are terrestrial, few are amphibians, few are arboreals. This classification system includes lot of characters of the organisms, right? Next one is method of reproduction. Few of them reproduces by asexual mode, few reproduces directly by binary fission or cell division, few of them reproduces by sexual mode of reproduction which is most complicated, right? तो mode of reproduction हो गया, and last the most important character is evolutionary relationship, राइट। इवोल्यूशन बताता है कि कौन ऑर्गेनिज्म पहले था और कौन ऑर्गेनिज्म बाद में आया,
ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने 4 किंगडम्स को अभी तक देख लिया है, जो किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था, ठीक है। हैकल ने 3 किंगडम दिया था एंड कोपलैंड ने 4 किंगडम दिया, मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमालिया का, ठीक है। एंड द लास्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम that is given in 1969. R.H. Whittaker have given 5 kingdom classification system. तो हम लोग आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over time. तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हमारे पढ़ाई लिखाई सोचने समझने की शक्ति और एनालाइजिंग पावर में डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में भी मॉडिफिकेशंस हुए, इवोल्यूशन हुआ, एडेप्टेशन हुआ। तो वो चेंजेस जो था स्टूडेंट्स, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी चेंजेस लाता गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, the understanding of what group organisms be included under these kingdoms have been changing. प्लांट और एनिमल अपनी जगह पे रहा, लेकिन किनको प्लांट में रखना है और किनको प्लांट से निकालना है, ये अंडरस्टैंडिंग बदलती गई। किनको एनिमल में रखना है और किनको एनिमल से निकाल के अलग ग्रुप में डालना है, ये सोच जो है वो डेवलप होती चली गई, ठीक है। और उसके बाद द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स ओवर टाइम। तो इसके बाद जो है असल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया R.H. Whittaker इन 1969। R.H. Whittaker 1969, राइट। R.H. Whittaker ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ। R.H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification. 5 kingdom classification इन्होंने दिया। The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने इसमें एक और ग्रुप को जोड़ा, जो हम एक बार फिर से इसको लिखना चाहेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से, क्योंकि ये सबसे मेन है, ठीक है ना। ये 5 किंगडम सिस्टम जो है वो सबसे मेन है। तो इसमें सबसे पहला मेंबर आता है मोनेरा, देन आता है प्रोटिस्टा, देन आता है फंजाई, एंड देन आता है प्लांटी, एंड द लास्ट वन इज एनिमालिया, ठीक है ना। तो इन्होंने यानी कि R.H. Whittaker साहब ने 1969 में सबसे अभी तक का बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें इन्होंने एवरी ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम सिस्टम में डाल दिया, राइट। 5 किंगडम सिस्टम क्या क्या हुआ, द फर्स्ट वन इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमालिया। तो ये टोटल 5 किंगडम आए जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया, ये आपको याद होना चाहिए। अब आखिर किस बेसिस पे इन्होंने इनको क्लासीफाई किया, तो the main criteria for the classification used by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships। तो इन्होंने मेन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखा है स्टूडेंट। इस पांचों बात को आप याद रखेंगे। पहला है सेल स्ट्रक्चर, first one is cell structure, second one is thallus organization,
cell structure, thallus organization, mode of nutrition, mode of nutrition. Fourth one is reproduction. And the fifth is most important, which is evolutionary relationship. ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फिफ्थ आ गया। पहला था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल की क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि यहाँ पे 5 किंगडम है, ठीक है, M, P, F, P, A, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको याद नहीं होता हो ये 5 किंगडम का नाम, तो एम्फीफन, प्लांट, एनिमालिया आप याद कर सकते हैं। एम्फीफन प्लांट एनिमल, एम्फीफन प्लांट एनिमल। एम्पी मीन्स, मेरा नाम भी याद कर सकते हैं आप, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मीनाक्षी प्रियदर्शनी नहीं। एम्पी मीन्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फन मीन्स फंजाई, प्लांट मीन्स प्लांटी एंड एनिमल मीन्स एनिमालिया। एम्फीफन प्लांट एनिमल, राइट। तो आप आराम से यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने बताया सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे बात की गई है प्रो कैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे अगर हम देखते हैं तो ये प्रो हो गया, दूसरा यू हो गया, ये सभी, ये भी यू हो गया, ये भी यू हो गया और ये भी यू हो गया, यानी कि ये चारों यूकैरियोटिक हो गए, जबकि सिर्फ एक मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर में ही स्टूडेंट, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल किसमें किसमें होता है, तो हम देख सकते हैं कि मोनेरेंस में भी यस सेल वॉल होता है, इनमें इसे हम CW से डिनोट करेंगे, सेल वॉल होता है यहाँ। प्रोटिस्टा में सेल वॉल होता है, ठीक है। फंजाई में भी सेल वॉल होता है और प्लांट में भी सेल वॉल होता है। तो इतनी जगह पे सेल वॉल मिलेगा, बट एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एक ये कैरेक्टर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनके मेनली बॉडी के बारे में जब बात किया जा रहा है स्टूडेंट, तो उसे थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्लांट्स में थैलस पूरे बॉडी फॉर्म के रूप में अच्छे से डेवलप हो चुका है, वो थैलॉइड स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि अलगी फॉर्म में जब वो रहते हैं तो वो थैलस के स्ट्रक्चर में होते हैं। तो प्रोटिस्टा को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम कुछ मेंबर्स को, और प्लांट के भी जो लोअर मेंबर्स हैं वो थैलॉइड स्ट्रक्चर शो करते हैं, लाइक अलगी। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है मेनली ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, दे आर मेनली ऑटोट्रॉफिक एंड दे आर मेनली हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन अगर ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो फंगस बिल्कुल ऑटोट्रॉपिक नहीं है, ये हमेशा हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। दे ऑब्टेन फूड बाय डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक, राइट। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, बिकॉज सम मेंबर्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सम ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक हेटेरोट्रॉप्स, बट वन एग्जांपल दैट इज Euglena present in Protista, which perform both photosynthesis in presence of solar radiation and also become heterotropic in absence of solar radiation, right? Monerans are also
few members are phototropic and few are autotropic, right? Sorry, few are heterotropic. They are parasitic, they are symbiotic, they are saprotrophic as well, right? तो यहाँ पे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देख लिए, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं मोनेरा रिप्रोड्यूसेस थ्रू मोनेरा रिप्रोड्यूसेस थ्रू बाइनरी फिजन, दैट इज वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। प्रोटिस्टा में भी ऑर्गेनिजम्स बहुत सारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं एंड फ्यू मेंबर्स परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू। फंगस में भी इस तरह का होता है, प्लांट्स में भी हम देखें कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड एनिमल्स में भी, राइट? तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया chosen by R.H. Whittaker. And the last one is evolutionary relationship, which indicates the ancestral characters or ancestral relationship among organism within these all 5 kingdoms, right? तो यहाँ पे R.H. Whittaker ने बहुत ही क्लैरिफाई करके एकदम क्लियर कट क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिजम्स का इनटू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। हो गया। लास्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि एक और, ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है जो कहता है कि ऑर्गेनिजम्स 6 किंगडम्स में डिवाइड होने चाहिए। वो दिया है कार्ल ऊज ने। कार्ल ऊज ने कहा है 6 किंगडम के बारे में, ठीक है। तो ये 6 किंगडम क्या है, तो इन्होंने मोनेरा को ही 2 अलग अलग किंगडम्स में बांट दिया, दैट इज आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। तो आर्किया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए, वो सारे बैक्टीरियल ग्रुप आ गए जो जैसे प्रीवियसली थे आज भी वैसे ही हैं, यानी कि एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में एज दे वर एग्जिस्टिंग, दे आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ ऑल्सो इन same form. All these are included in Archaebacteria. तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को कार्ल ऊज ने 1977 में दिया। इन्होंने आर्केबैक्टीरिया, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे 6 किंगडम सिस्टम तो हम ऐसे नहीं बढ़ के ऐसे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सिस्टम जो पहला आएगा वो आएगा आर्केबैक्टीरिया, दूसरा आएगा यूबैक्टीरिया, थर्ड आएगा प्रोटिस्टा, फंजाई, Planty, and the last one is again Animalia. We can see here that students Carl Woese have classified all organisms into 6 kingdoms, that is Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. इन्होंने बस मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में। तो वो तो ऐसे भी क्लासिफाइड है, तो इसलिए आज के डेट में भी आर.एच. विटेकर का दिया हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो आज भी उसी का यूज किया जाता है। लेट अस लुक एट this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification systems. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under plants. The characters that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. तो सेल वॉल जिसमें भी प्रेजेंट है वो सभी को प्लांट किंगडम में ढकेल दिया गया, ठीक है। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे देखा गया कि नहीं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ये सेम नहीं है।
इनमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सभी एक किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें डिफरेंसेस भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन अलगा विथ अदर ग्रुप्स विच वेयर यूकैरियोटिक। तो इसके बाद जो भी ब्लू ग्रीन अलगी थे या फिर प्रोकैरियोटिक थे, उन सबको यूकैरियोट से थोड़ा अलग हटाया गया। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर वन, से फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर अलगी। तो उस वक्त जिस वक्त क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरी तरह से नहीं डेवलप था, तो प्लांट में ही सभी ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया जाता था, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोटिक हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, बस सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए उनके सेल में। तो इस बेसिस पे उन सबको प्लांट किंगडम में डाल दिया गया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin in their walls while the green plants had a cellulosic cell wall. तो इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को उतना ज़्यादा ये नहीं दिया गया पुराने वाले को, क्योंकि जब आर.एच. विटेकर ने उसको बिल्कुल बारीकी से क्लासिफाई किया। क्योंकि जब प्लांट किंगडम की बात करते हैं हम, तो प्लांट किंगडम में जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल वो क्या चीज़ से बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, जबकि अगर वो एनिमल किंगडम फंजाई का सेल वॉल होगा तो वो क्या चीज़ का बना होता है? इनका सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, CHITIN, काइटिन। ठीक है, काइटिन का बना हुआ इनका सेल वॉल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। ठीक है, ये एक्सोस्केलेटन, एनिमल के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है काइटिन। ठीक है, और जबकि हम अगर बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया, तो इनका सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकैन का, पेप्टिडोग्लाइकैन। जब हम मोनेरन किंगडम पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इसका डिटेल देखेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकैन क्या होता है। फिर जब हम फंगस किंगडम जानेंगे तो हम देखेंगे कि काइटिन क्या होता है। तो इस तरह से हम एक एक किंगडम के बारे में जब डिटेल पढ़ेंगे तो उनके डिटेल स्ट्रक्चर को जानेंगे। बट इनका सेल वॉल जो होता है वो लैक करता है किस चीज़ में? पेप्टिडोग्लाइकैन में। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेल वॉल होता है बट दे लैक पेप्टिडोग्लाइकैन। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सेल वॉल होगा वो अलग अलग मटेरियल का बना होता है। ये सब बारीकी से आर.एच. विटेकर ने पढ़ा था और उन्होंने इस बेसिस पे किंगडम्स को क्लासिफाई किया था। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista by R.H. Whitaker. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in algae within plants, and both having cell wall with Paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom, which lacks it. तो यहाँ पे इन्होंने पैरामीशियम को, अमीबा को, क्लोरेला को, क्लाइमेडोमोनास को, इन सब को इन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम में डाला। किस बेसिस पे? बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, राइट? यूकैरियोटिक. It has put together organisms which is in earlier classification were placed in different groups. This happened because the criteria for classification changed. क्योंकि इसके बाद जो criteria था classification का वो बदलता जा रहा था। This kind of changes will take place in future too. भविष्य में भी बदल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। सबसे ज़्यादा मायने रखता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो वो अगर बदलता जाएगा, अगर हमें पता चलता जाएगा कि हाँ नहीं ये इस ग्रुप में नहीं इस ग्रुप में होना चाहिए क्योंकि इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन मेंबर्स के साथ है, तो फिर अगेन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बदल दिया जाएगा। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व ए classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic.
that is based on evolutionary relationship. तो important character है evolutionary relationship, उसी का दूसरा नाम है phylogenetic relationship. तो इस चैप्टर में हम लोग आगे चल के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, अलग अलग एक एक किंगडम को डील करेंगे. बट यहाँ पे हम जो एक टेबल आपका दिया है, टेबल 2.1, उसके बारे में थोड़ा देखना चाहेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के बारे में. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर विटेकर ने चूज किया. सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 5 कैरेक्टर्स इन्होंने पहले लिए. और कैसे बांटा इसको, तो 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया. मोनेरा में क्या है, सेल टाइप, तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया ये सभी यूकैरियोटिक होंगे. नेक्स्ट है सेल वॉल, नॉन सेल्यूलर पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकैन, पॉलीसैकेराइड प्लस amino acid. Saccharide means glycan and peptido means amino acid. तो amino acid and saccharide का मिला हुआ इनका सेल वॉल होता है मोनेरन्स का, जबकि अदर्स में प्रोटिस्टा में नॉर्मल सेल वॉल होगा, जबकि फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होगा जो कि सेल्यूलोजिक नहीं है, और प्लांटी में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगा और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होगा. फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट, एनिमालिया में प्रेजेंट, बट इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन मोनेरा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली absent in Monera because their genetic material floats into the cytoplasm. They lack nuclear membrane. Their nucleus is not well bounded by nuclear membrane. That's why the genetic material freely floats into the cytoplasm. That's why these cells are called prokaryotes. ठीक है. नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो मोनेरन्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल का होता है, सिंपल, ये यूनिसेल्युलर होते हैं तो उनका सेल का ही बना होगा. प्रोटिस्टा भी सेल्युलर ही होगा, जबकि फंगस से मल्टी सेल्युलर कंडीशन शुरू होगा लेकिन टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, लूज टिश्यू फॉर्मेशन होगा. जबकि प्लांट से टिश्यू एंड ऑर्गन, एंड एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा स्टूडेंट. नेक्स्ट है द लास्ट वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोनेरन्स जो होंगे वो ऑटोट्रॉपिक होंगे, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक होंगे. कुछ मेंबर्स हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे जो सैप्रोफाइट होंगे, पैरासाइट होंगे एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहेंगे. जबकि प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा. फंगस में 100% हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा स्टूडेंट. एंड द लास्ट, सेकेंड लास्ट इज प्लांटी, इन विच generally organisms are autotrophic. They all perform photosynthesis. Only few are insectivorous, which is conditional, right? Next one is animals. Animals are heterotrophic. They perform holozoic, saprotrophic mode of nutrition. So we are concluding here all types of classification systems given by different scientists, which starts from Aristotle approx 2000 years ago, in which he classified organisms into 2 groups, that is plants and animals. In plants he classified organisms as herbs, shrubs and trees. In animals inema and anhema. And the next one is Carolus Linnaeus in 1758. He classified organisms only into 2 kingdoms, that is Plantae and Animalia. The next one is Haeckel. He given 3 kingdom classification system in which he separated few members from Plantae as well few from Animalia and included them into a separate group, that is Protista. The 4 kingdom system given by Copeland. In 1956, he classified organisms into Monera, Protista, Plantae and Animalia, and
R.H. Whitaker in 1969, the most appropriate classification system given by R.H. Whitaker, he classified every organism into 5 kingdom system, that is MP, Fun, Plant and Animal. MP, Fun, Plant and Animal. Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. And the last one is Carl Woese in 1977. He classified every organism into 6 classification system, that is Archaea, Eubacteria, Protista, Plantae, Fungi and Animalia. Archaea and Eubacteria are from the members are from kingdom Monera, right? They are monadans. In the next lecture, student, we start the topic, the wide variety of kingdom Monera. Till then, take care, stay healthy and stay safe and study hard. There is lots of shortcuts, but don't go through that. You always select long route, which will definitely bring you success, right? Long routes are always right.